हेलो हेलो हेलो। ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। कुछ नहीं जा रहा, ना ऑडियो जा रहा ना वीडियो जा रहा। अभी तो गो लाइव कर दिया था, यहां से क्या हो गया अब? हाँ अब आ गया। वेयर आर यू? यही तो राज है कि मैं कहां हूं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए बेटा। फिर आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर नंबर 2 में। वर्क एनर्जी पावर के लेक्चर नंबर 2 में आज हमारा गोल क्या है ना? आज हमारा गोल क्या है बताइए? आज का हमारा गोल क्या है? तो आज का हमारा गोल है साहब, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क समझेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, उसका वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद साहब हम समझेंगे वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एंड देन रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन क्या है। उसके बाद हम वर्क एनर्जी थ्योरम को समझेंगे। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स दिया हो, कितना फोर्स लग रहा है और कितने टाइम तक लग रहा है, तो बताइए किस चीज को डिफाइन करेगा? कितना फोर्स लग रहा है और कितने टाइम तक लग रहा है ना? कितना फोर्स लग रहा है और कितने टाइम तक लग रहा है, यह किस चीज को डिफाइन करेगा? फटाफट बताइए, किस चीज को डिफाइन करेगा? फटाफट बताइए प्लीज। तो सर ये डिफाइन कर देगा आपको पता है कि ये चेंज इन मोमेंटम को डिफाइन कर देगा। बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी चेंज इन मोमेंटम होता है। अब मेरे से पूछ रहा है कि वर्क बताओ। फोर्स और टाइम का रिलेशन भी दे दिया और मेरे से पूछ रहा है वर्क बताओ। तो बेस बात है, फोर्स और टाइम के रिलेशन से हम मोमेंटम ही निकाल पाएंगे, वर्क नहीं निकाल पाएंगे। तो हम फटाफट मोमेंटम निकाल देंगे। मोमेंटम से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और काइनेटिक एनर्जी से कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड होता है ना? तो इन सारे फिजिकल क्वांटिटी में लिंक बिठाने का काम ये करेगा। अगर मुझे फोर्स पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, मेरे से पूछ रहा है कि साहब मुझे ना मोमेंटम बताइए, लेकिन हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इंटीग्रेशन से वर्क निकाल सकते हैं। एंड वर्क से आप जानोगे यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क से निकलेगा काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा मोमेंटम। मतलब आपको लिंक पता होना चाहिए, और ये दो बातें आपको समझ आ गई, मतलब लिंक आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से, आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यस, चेंज इन मोमेंटम। यस, एफ डॉट डी एस क्या डिफाइन करेगा? वर्क डन को। ठीक है साहब, तो चलिए सबसे पहले आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बैकलॉग हो गया तो भाग जाए यहां से। अब जो बैकलॉग हो गया वो लेक्चर देख बैठ के और सुन। तुम्हारे लिए स्टेटमेंट, आते रहिए नहीं तो आना पड़ेगा। तो टाइम पे लेक्चर देखिए नहीं तो देखना पड़ेगा। टाइम पे लेक्चर देख लीजिए नहीं तो देखते रहना पड़ेगा। लाइव क्लास चल रही है तो चुपचाप बैठ के लाइव क्लास देखिए, है ना, और आते रहिए नहीं तो आना पड़ेगा। चलिए, हाँ बीमारी है ये बैकलॉग। मैं यहां पढ़ाना शुरू कर रहा, बैकलॉग चले इधर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है साहब? ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है। कैसा कांस्टेंट फोर्स है सर? वो उसका मैग्नीट्यूड होता है mg और उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ होता है। उसका डायरेक्शन किधर होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ होता है। अगर मुझे उसके वजह से वर्क निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, है ना? इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू वर्क होगा या सिंपल एफ डॉट एस वर्क होगा। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करें, ऊपर वाली या नीचे वाली? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ऊपर वाली फॉर्मूला या नीचे वाली फॉर्मूला? ऊपर वाली फॉर्मूला या नीचे वाली फॉर्मूला बताइए प्लीज। ऊपर वाली या नीचे वाली? फटाफट बताइए। सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक कांस्टेंट फोर्स है,
तो ऊपर वाली की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। वेरिएबल फोर्स होता है तब ऊपर वाली की तरफ जाते हैं, नहीं तो नीचे वाली से काम चल जाएगा। ऊपर वाली तक जाने की क्या मेहनत करना। तो दो फोर्स के फॉर्मूले, वर्क डन का दो फॉर्मूला होता है। वर्क डन का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, हाँ सर सिंपल एफ डॉट एस, और दूसरा होता है एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। जब फोर्स कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जब फोर्स वेरिएबल हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ऊपर वाली फॉर्मूला को यूज करने में थोड़ा कष्ट ज्यादा होता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हाँ, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली से काम चला लेंगे, ऊपर वाली तक जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मान लीजिए निकालना है व्हेन ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करके गया। देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने गोला, जिसका मास है, इसको यहां से रिलीज कर दिया, ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा, ये धीरे 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 यहां से कहां गया, बी तक गया। देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। सर यहां पे ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके करते 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 यहां तक पहुंचा है। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट को हम एस एज्यूम कर लेते हैं, एस एज्यूम कर लेते हैं, तो कंटिन्यूअसली ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इस डायरेक्शन में चलते 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 इस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लग रहा है एमजी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लग रहा है एमजी, और ऑब्जेक्ट का नेट डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ एस। अब मुझे बताइए इस ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या इस डिस्प्लेसमेंट पे पूरा का पूरा हक है? हाँ या ना में बताइए, क्या पूरा हक है? क्या पूरा हक मतलब ये हुआ, क्या ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक साथ दूसरे के साथ चिपका हुआ है क्या? नहीं सर, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, फोर्स की डायरेक्शन में नहीं हुआ है। फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा का पूरा कहां लग रहा, नीचे लग रहा। सर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा, इस डिस्प्लेसमेंट का इस फोर्स पे, या सॉरी इस कहां गया, अरे भाई ये तो डरा ही दिया था यार। ध्यान से देखो, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इस पूरे डिस्प्लेसमेंट पे हक है क्या? नहीं, पूरे डिस्प्लेसमेंट पे हक नहीं है सर। वर्क कब डिफाइंड होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकते हैं। जब तक चिपकेगा नहीं तब तक होगा नहीं, जब तक चिपकेगा नहीं तब तक होगा नहीं। तो सर इस एस का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ ले लो, हाँ इस एस का कंपोनेंट एक नीचे की तरफ ले लो, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एस वाई, जो फोर्स की डायरेक्शन में है, और इसी एस का कंपोनेंट इधर होगा जो है एस एक्स। इसके साथ ये फोर्स नहीं चिपक रहा तो वर्क डिफाइन नहीं होगा। तो सर वर्क किसके साथ डिफाइंड होगा? ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। तो हमें सीधा सीधा मिल गया ना, ये इधर का फोर्स और इधर का ही डिस्प्लेसमेंट। तो सर हम यहां लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स mg और ये डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट, दैट्स इट। इन दोनों के बीच में एंगल तो 0 डिग्री है सर, तो ये cos थीटा भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कंपोनेंट ही लिया है। ये क्या है? ये है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along फोर्स। इसको हम सीधा सीधा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी आप ग्रेविटेशन का वर्क निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लीजिए और उस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटी मस्ट बी पॉजिटिव। क्यों साहब वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा और फोर्स भी नीचे लग रहा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। And work done by gravity is negative when object is moving upward. Object moving upward. क्यों सर? अगर ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड जा रहा, ऊपर जा रहा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? ऊपर। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? ऊपर। एंड फोर्स कहां लग रहा? नीचे। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ध्यान से,
अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चल के आया तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। इस डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट होगा, इस डायग्राम में भी देखिए, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा SY और एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा SX। SX इस फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स का जब हम वर्क निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जब वर्क निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जब वर्क निकालेंगे तो हमें इसके डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो सर किसके डिस्प्लेसमेंट से मतलब है? इसके डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे, फोर्स भी नीचे। तो ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, और ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो वर्क निगेटिव होता है। समझ आया? फोर्स का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? अरे भाई, तुम उसके साथ चिपको या वो तुम्हारे साथ चिपके, बात बराबर है। अल्टीमेटली दो लोगों को तो चिपकाना ही है ना। बेवकूफ इंसान कौन है ये? पक्का ये कोई कुमारी है। बेटा कुमारी सुनो, तुम चिपका लो और रिजल्ट निकाल लो, यही आएगा। फोर्स का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? ले लो ना, वही आंसर आएगा। चल कैसे तो ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इधर लो या इसका कंपोनेंट इधर लो, बात तो वही है। दो लोगों को चिपकाना ही तो है, रिजल्ट वही आएगा, तुम चिपका लो। सर हमको तो फोर्स का ही कंपोनेंट लेना, ले लो। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। तुमने मेरे से काइनेमेटिक्स पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। तो क्या सिखाया था काइनेमेटिक्स में? सर आपने काइनेमेटिक्स में सिखाया था जो अगर अकेला एक्स में है तो ठीक है, वाई में है तो ठीक है, अगर कोई चीज एक्स वाई प्लेन में है तो कंपोनेंट उसी का लो। क्या मैंने तुम्हें एनएलएम पढ़ाया था? हाँ सर आपने एनएलएम पढ़ाया था। जब मैंने एनएलएम पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक्स एक्सिस का फोर्स है, रहने दो, एक्स में इफेक्ट डालेगा। वाई एक्सिस का फोर्स है, रहने दो, वाई में इफेक्ट डालेगा, ये एक्स में इफेक्ट डालेगा। लेकिन कोई फोर्स अगर बीच में लग रहा तो क्या करोगे? तो उसका दो कंपोनेंट लो, एक एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट अलग लो और वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट अलग लो। सर क्यों? हम तो इसका नहीं लेंगे, हम इधर ही देखेंगे। नहीं देख सकते बेटा। अब एक्स एक्सिस में इफेक्ट, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लगा तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट तोड़ते हैं ना? हाँ सर तोड़ते हैं। तो आओ बेटा, यहां पे तुमने एकदम बेशर्मी से जो बोला है कि mg का कंपोनेंट आपने क्यों नहीं लिया, सुन, क्योंकि mg एग्जैक्टली वाई एक्सिस में लग रहा है, और जो एग्जैक्टली वाई में हो या एग्जैक्टली एक्स में हो कभी भी उसको मत छेड़ना, नहीं तो वो तुम्हें छेड़ने लग जाएगा ना तो बहुत समस्या में चली जाओगी। समझ में आया बेटा कुमारी? जो एक्स में हो और जो वाई में हो उसको मत छोड़ना। ये लॉन्ग लाइफ सीख दे रहा हूं, एक फिजिक्स पढ़ने का, फिजिक्स में सवाल सॉल्व करने का ना लाइफ लॉन्ग सीख दे रहा हूं, याद रख ले। चाहे बात काइनेमेटिक्स की हो या लॉज ऑफ मोशन की हो या वर्क एनर्जी पावर की हो या रोटेशन की हो या ग्रेविटेशन की हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक की हो या मॉडर्न फिजिक्स की हो, किसी की भी हो। जो एक्स में है ना उसको रहने दे, जो वाई में है ना उसको रहने दे, उसको मत छेड़। किसको छेड़े सर? जो एक्स वाई में ना जाके बीच में उसको छेड़, जाके उसका कंपोनेंट ले। बुझाया कि नहीं बुझाया? एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन है कि नहीं? ये देखो बेटा मेरी बात सुनो। मैंने क्यों लिया इस डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट? क्योंकि सर mg अगर पूरा का पूरा y में है तो उसको मत छेड़ो ना, आप इसको छेड़ लो। समझ आया? अब सुनो बेटा, बुरा मत मानना, तुमने डाउट पूछा ना, असल में ये जितने भी रामलाल से है ना सबका भी डाउट यही था। और मेरा पढ़ाने का एक तरीका है कि पहले बच्चा जो पूछे उसको एंटरटेन करो, थोड़ी उसकी बेइज्जती कर दो, कोई बात नहीं, ताकि उसका ध्यान यहाँ आ जाए और सबको समझने को मिला। ऐसा नहीं है, तुम्हारी वजह से सबको फायदा हुआ है। चलो सब मिल के बोलो, सब लोग मिल के बोलो थैंक यू कुमारी, है ना? जिसने भी डाउट बोला उसको बोलो थैंक यू, क्योंकि रामलाल मैं तुम्हारी औकात जानता हूं। तुम भी इसी डाउट में थे कि सर इसी का कंपोनेंट क्यों, इसका कंपोनेंट लो, है ना? तो सब मिलके बोलो थैंक यू कुमारी, तुम्हारी वजह से हमारा पुराना कंसेप्ट भी रिवाइज हुआ। क्या हुआ? हमारा पुराना कंसेप्ट भी रिवाइज हुआ, और साथ साथ हमें यह भी समझ आया कि पुरानी बात नहीं भूलनी है। जो एक्स में है उसको रहने दे, जो वाई में उसको रहने दे, जो बीच में है उसी को छेड़े, जो बीच में है उसी को छेड़े। समझ आ गए? चलो अब इधर देखो, एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी से आगे जा रहा, भागता जा रहा, और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया s, है ना, और यहां पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया? s। वर्क डन बाई ग्रेविटी बताइए, वर्क डन बाई ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रहा हो तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर ये तो बहुत पुरानी बात है, कहां लगे पड़े हो? सर कुछ नया बताओ। नया बताऊंगा, चिंता मत करिए।
नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा सर, इस पे फोर्स कहां लगेगा सर, नीचे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा, उसका आगे हो रहा, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा, आगे हो रहा। डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स नीचे, 90 डिग्री पे है सर हमेशा। और इसको दूसरी भाषा में ऐसे कहिए कि सर ये ऑब्जेक्ट ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो हमेशा याद रखिए कि वर्क डन बाई ग्रेविटी जब आप लिखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लीजिए इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो वर्क निगेटिव होगा, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो वर्क पॉजिटिव होगा। हमें किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से। हमें किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से। मान लो एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से ड्रॉप कर रहा है ना, जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे, भैया जमीन से h ऊंचाई पे है ना, कितनी ऊंचाई पे है भाई साहब, h ऊंचाई पे है ना। यहां से बॉल को मैंने ड्रॉप किया, बॉल गिरता 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 सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता हुआ इस जमीन पे पहुंचा। बताइए ए पाथ के थ्रू वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो सर इस पे m मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट h हुआ, तो कितना होगा बोलो, mgh होगा सर। बड़े आराम से क्या होगा, mgh होगा। देखिए सर सीधा सीधा नीचे आ रहा, कितना हो जाएगा, mgh। और जेन्युइन डाउट हो तो पूछा करो बेटा, है ना, जेन्युइन डाउट हो तो पूछा करो। अब चलो, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका भी h है, यहां से देखो एंगल है ये 30 डिग्री, और इस रास्ते से बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया, इस रास्ते से आ रहा बॉल, इस रास्ते से आ रहा इंक्लाइन प्लेन पे। अब बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पाथ पे कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो देखो ऑब्जेक्ट चाहे किसी तरह का पाथ फॉलो करे, हमें ना उससे डैश मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो बताओ। साउंड, हेलो, साउंड को क्या हुआ भाई, हेलो, अब ठीक हो गया क्या साउंड, अब ठीक है, चलिए अब ठीक हो गया क्या साउंड ठीक हो गया, क्लियर है, थम्स अप कर दीजिए प्लीज, यस सर, ठीक है, ठीक हो गया। तो सुनो, हमें ना इस बात से डैश मतलब नहीं है ना कि ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ना वो बताओ। तो सर इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है वो नहीं देखोगे, नहीं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि वर्टिकल कितना नीचे गिरा है। तो सर ये वर्टिकल नीचे गिरा है mg, और सेम हाइट से इंक्लाइन प्लेन शुरू हुआ, ग्राउंड तक आया h, तो सर इसमें भी वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम होगा। हाँ, अब यहां से ऑब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया हल्का सा पुश देके, तो ऑब्जेक्ट ऐसे आके नीचे गिरा। अब इस सीडीओ के थ्रू ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा है। अब इस बात में पता नहीं डिस्प्लेसमेंट कितना चला है, लेकिन वर्टिकल हाइट उतना ही है। तो इस सी पाथ के थ्रू, सी पाथ के थ्रू वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए क्या होगा, mgh क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो h ही है ना। अब हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा ना, उससे ग्रेविटी को कोई मतलब नहीं है, यहां पे भी वर्क डन होगा mgh। इस तरह के पाथ पे ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दो, ये ऐसे आएगा, ऐसे नाचते हुए आएगा, ये नाचते हुए आ रहा है, ये पाथ है तुम्हारा कोई d, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी d केस में क्या होगा सर, mgh। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहिएगा, यहां पे एक कॉमन स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे बताइए आप, अपने भाषा में एक कॉमन स्टेटमेंट लिख लीजिए, एकदम अपनी भाषा में लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जान के। फटाफट बताइए क्या लिखेंगे, फटाफट बताइए, अपनी भाषा में लिखिए, है ना, अपनी भाषा में लिखिए ताकि लंबे समय तक आपको याद हो। एक कॉमन स्टेटमेंट लिखेंगे प्लीज, mgh, एमआर स्टार थाली में, अभी ये सब बकवास बाद में कर लेना, एमआर स्टार थाली में बाद में आएगा। एक अपनी भाषा में कुछ लिखिए यहां पे, है ना, मैं आपकी भाषा देखना चाहता हूं कि कितनी गिरी हुई भाषा है आपकी। सर गिरी हुई है तो क्या हो गया, काम तो हमारी अपनी भाषा आती है। हाँ,
एकदम अपनी भाषा में यहां पे एक स्टेटमेंट लिखिए ताकि ये चीज आपको लंबे समय तक याद रहे, है ना। अपनी भाषा में लिखिए बेटा प्लीज। भाषा, अरे भाषा के अपने लैंग्वेज में। बंगाली में तो लिखना, जो उसमें लिखेगा लिखना। वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। अच्छा, वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, बहुत सही। लिखो अपनी भाषा में लिखो, वर्क डन सारे केस में सेम होगा, हर बारी एक ही वर्क होगा, सारे केस में सेम वर्क होई। वर्क विल बी सेम इन ऑल केस, वर्क विल बी सेम इन ऑल केस। वर्क ओनली डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन 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 पाथ। बिल्कुल सही बोला आपने, वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। सबका वर्क नहीं, ग्रेविटी का, बस सबका वर्क नहीं, ग्रेविटी का। रामलाल, वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सारे केस में वर्कवा सेम ही होई, हर केस में वर्कवा, वर्क नहीं वर्कवा, है ना, हर केस में वर्कवा सेम ही होई। लिख ले, चल आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, यहां पे फ्रिक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। यहां से ऑब्जेक्ट को मैंने रिलीज किया है, ये ए से चल के बी तक पहुंचा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी ऑन इंक्लाइन प्लेन। फटाफट 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 इंक्लाइन प्लेन, फटाफट आंसर चाहिए। मैं सवाल लिखूं पूरा, है ना, सॉल्यूशन लिखो, उससे पहले मुझे आंसर चाहिए। मैं नजर घुमाऊं उससे पहले मुझे आंसर चाहिए। चल घुमा लिया नजर, आ ही नहीं रहा आंसर। अरे यार, MGH कह रहा है बच्चा, सर कैसे हो? सारे केस में वर्क डन वा सेम ही होई। चलो इधर देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है सर, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो सबसे पहले तो फोर्स लिख लो mg, है ना। फोर्स में कोई झमेला नहीं, फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं लेना, हमें फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं लेना। फोर्स नीचे लग रहा है ना, ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी ना, मन करेगा तो फोर्स का भी कंपोनेंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके। अब हमें ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है। ये एंगल 37 है, ये 3 मीटर है। अगर मैं tan 37 लिखूं तो tan 37 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूं, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा P, वो तो P है, और बेस है तुम्हारा 3। tan 37 भी होता है बेटा 3/4। ओहो नहीं सर, 4/3, नहीं नहीं नहीं, tan 37 तो 3/4 होता है। 3/4 इज इक्वल टू P/3, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 9/4। सही लिख रहा हूं ना, 9/4। तो यहां पे लिख दे 9/4, 9 mg/4 इज योर करेक्ट आंसर। देखते कितने लोगों का जवाब आया है। 9 mg/4। ये 4 mg कैसे लिख रहा है भाई, 4 mg कैसे लिख रहा है? मतलब छोटी सी चीज में धोखा खा जाते हो यार तुम। अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है, बुरा लगता है भाई। ऐसे मत किया करो भाई, बहुत बुरा लगता है भाई। आप लोग ऐसे करते हो तो दिल दुखता है, सच में दिल दुखता है मेरा भाई। ऐसे मत किया करो भाई, बहुत बुरा लगता है भाई। भाई आप लोग ऐसे मत किया करो, बहुत बुरा लगता है भाई, दिल दुख जाता है मेरा भाई। भाई ऐसे मत किया करो भाई। नाइन mg/4 होगा, बकलोल कहीं के, दिमाग से पैदल बैगन की शक्ल के। 9 mg/4 होगा। चल आगे देखते। दिल से बुरा लगता है भाई, आप लोग ऐसे कर देते हो तो दिल से बुरा लगता है भाई। चलो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब हम निकालेंगे बहुत दिल से बुरा लगता है भाई। चलो, तो उसमें ऊपर वाली कि नीचे वाली, इसमें कष्ट ज्यादा होगा क्या, इसमें कष्ट ज्यादा होगा क्या, बताओ। ऊपर वाली कि नीचे वाली, किसके पास जाओगे, नीचे वाली के पास कि ऊपर वाली के पास, किसके पास जाओगे, किसके पास जाओगे, ऊपर वाले के पास या नीचे वाले के पास, जल्दी जल्दी बता दो।
सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। अब सॉरी सर करके क्या होगा? किसके पास जाओगे? नीचे वाली के पास कि ऊपर वाली के पास? नीचे वाली ऊपर वाली, नीचे वाली ऊपर वाली, नीचे वाली ऊपर वाली। अरे नीचे वाली की ऊपर वाली? नीचे वाली के पास जाओगे कि ऊपर वाली के पास जाओगे? अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना हो तो सर ऊपर वाली के पास जाएंगे। ऐसा क्या ऊपर वाली के पास? ऊपर वाली के पास जाने में कष्ट ज्यादा होता है, याद रखिएगा। ऊपर वाली के पास जाने में कष्ट ज्यादा होता है, तो सर कष्ट तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार काम मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है, और हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल इन नेचर। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल होता है। क्यों साहब? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो kx होती है। जितना इलोंगेशन ज्यादा होगा स्प्रिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा। एक बात और सर, इसका डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होता है। सर टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन होता है। ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है। ये सर क्लियर? हाँ बेटा क्लियर। दो तरह का क्लियर होता है, एक साफे क्लियर। तो तुम्हारा साफे क्लियर है कि दूसरा क्लियर है? क्लियर है सर, सब क्लियर है, कुछ नहीं, जो आ रहा वो निकल रहा, कुछ भी बीच में नहीं अटक रहा, साफ क्लियर है सर, साफे क्लियर एकदम। जो आ रहा वो इधर से निकल रहा। आई सपोर्ट ऊपर वाली बहुत भारी, बहुत भारी। आई सपोर्ट ऊपर वाली बहुत भारी भाई, बहुत भारी। चल इधर देख, यहां से एक रिजिड सपोर्ट है और उसमें स्प्रिंग लगा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ये स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे है, बड़ा बढ़िया पड़ा हुआ है। इसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा। इसके जीवन में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, अपने जीवन में खुश है। एक दिन मुझे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना हुआ, तो फटाफट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स यहां से निकाल सकते हो क्या? निकाल के दिखाओ तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। नहीं निकलेगा सर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपने आप डेवलप नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल दो, तो क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बड़े आराम से जाके तुम निकाल दोगे क्या? अपने आप स्प्रिंग फोर्स कभी डेवलप नहीं होता है। कोई आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें खींचना चाहता हूं। ये एक्सटर्नल एजेंट, देखो ये एक्सटर्नल एजेंट आएगा और इसके मीन पोजीशन से क्या करेगा बेटा? इसके मीन पोजीशन से इसको खींच के बाहर ले जाएगा, है ना। तो ये स्प्रिंग अपने लेंथ में चेंज होने को अपोज करेगा, अपने लेंथ में चेंज होने को अपोज करेगा। कैसे? मीन पोजीशन की तरफ यहां पे पीछे फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स है कि ये स्प्रिंग फोर्स है? सर स्प्रिंग फोर्स तो ये है, ये थोड़ी ना साहब स्प्रिंग फोर्स, ये तो एक्सटर्नल फोर्स है जिसने स्प्रिंग की जिंदगी तबाह कर दी है। ये एक्सटर्नल फोर्स लगा के ये स्प्रिंग की जिंदगी तबाह कर दी है। कभी कभी ये एक्सटर्नल फोर्स आता है और स्प्रिंग को दबा देता है, कभी कभी आता है इसको खींच देता है। ये तो एक्सटर्नल फोर्स है जो स्प्रिंग को तबाह कर रहा है, उसकी जीवन खराब कर दी है साहब। कौन? किसके वजह से स्प्रिंग दुखी है? समझना थोड़ा ध्यान से, किसके वजह से स्प्रिंग दुखी है? एक्सटर्नल की वजह से। ये कभी आता है और इसको दबा देता है, स्प्रिंग अपोज करता है, पहले कम करता है, ये और दबा देता है। जितना इसको कंप्रेस करोगे स्प्रिंग और ज्यादा अपोज करता है, और ज्यादा अपोज करता है। तो जितना ज्यादा दबाते जाओगे स्प्रिंग उतना ज्यादा अपोज करता जाएगा। ठीक है सर, अब समझिएगा ध्यान से। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? ये एक्सटर्नल है, हमें इसका वर्क नहीं निकालना, हमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालना। तो ये मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर इलोंगेशन x है तो इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी kx, और ये किधर लग रहा होगा? पीछे। अब जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स पकड़ के इसको आगे खींचोगे, है ना, इलोंगेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इलोंगेशन। तो इलोंगेशन में लेंथ बढ़ेगा, हां सर लेंथ बढ़ेगा, तो dx किधर होगा? आगे की तरफ। तो जब वर्क डन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में छोटा सा वर्क डन लिखोगे तो लिखोगे आप F स्प्रिंग फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx इंटू कॉस 180 डिग्री। हां या ना बताइए? हां या ना? हां या ना? ये बताइए, हां या ना? 180 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? सर 180 डिग्री कहां से ला दिया बेटा? ये मीन पोजीशन की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा, और जब इलोंगेट कर रहे हो तो इलोंगेशन कहां होगा? आगे की तरफ, ये बढ़ रहा ना, तो 180 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, तो cos 180 डिग्री यहां पे माइनस आ जाएगा, तो dw इज इक्वल टू आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड kx, यस सर kx
इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा साहब? dx। समझ आए? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार सर, जोरदार। अब आप कर दीजिए इसको इंटीग्रेट, अब आप कर दीजिए इसको इंटीग्रेट। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सर कहां से कहां तक इलोंगेट किया है? तो एज्यूम कर लो कि मैंने इसको x1 से लेके x2 तक कुछ इलोंगेट किया है। बाद में x1 की वैल्यू मैं मीन पोजीशन से भी ले लूंगा, लेकिन मान लीजिए कि स्प्रिंग को यहां से किसी x1 से लेके x2 तक इलोंगेट किया है। इलोंगेटेड फ्रॉम x1 टू x2 में लिख दूंगा, तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और ये माइनस बाहर, ये आ जाएगा बेटा हाफ k x स्क्वायर, और लिमिट पुट कर देंगे आप x1 टू x2, तो ये आ जाएगा वर्क इन इलोंगेशन फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2 इज इक्वल टू माइनस हाफ k, अंदर में आ जाएगा x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर। लेकिन इस पे ना तो अभी मैं सवाल कराऊंगा और ना ही इस फॉर्मूले की कोई यूज होगी, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, जब इलोंगेशन होता है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आता है? निगेटिव। सर जब कंप्रेशन होगा तो वर्क डन इन कंप्रेशन में भी वर्क डन बेटा निगेटिव ही आएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। अगर ये कंप्रेशन हुआ है फ्रॉम मीन टू एक्स, फ्रॉम मीन का मतलब हो गया इनिशियल x1 की वैल्यू 0 है, 2x तक मैंने इसको कंप्रेस किया है। अगर किसी मीन पोजीशन से x पोजीशन तक इसको कंप्रेस करूंगा तो वर्क डन निगेटिव आएगा। सर इलोंगेशन में भी वर्क निगेटिव और कंप्रेशन में भी वर्क निगेटिव? हां, इलोंगेशन में भी निगेटिव और कंप्रेशन में भी निगेटिव। सर कंप्रेशन में निगेटिव क्यों? क्योंकि जब इसको अंदर दबाएंगे, अंदर धक्का दे रहे होंगे, तो स्प्रिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आगे लगेगा और धक्का लगातार अंदर दे रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो वर्क निगेटिव आता है, दैट्स इट। ज्यादा नहीं सोचना, कम सोचो, ज्यादा मत सोचो। तुम बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क क्या आएगा? निगेटिव आएगा, दैट्स इट। इस फॉर्मूला को यूज करके कोई भी आपको आगे सवाल सॉल्व नहीं करना है। सर कैसे होगा? तो उसका एक दूसरा जुगाड़ है जो मैंने नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, और वो जुगाड़ क्या है मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। लेकिन क्या आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स समझ में आया? हां, अगर मैं यहां से आपको इस वैल्यू में x1 को 0 रख दूं तो फ्रॉम क्या हो जाएगा? मीन। फ्रॉम मीन x1 0 है, मतलब ये मीन पोजीशन से चला, टू इलोंगेशन x देन वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। इनिशियल वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली है तो, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी मैंने समझाया एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी समझाया। अब चलिए अपने आज के अगले गोल की तरफ, जो हमारा है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। साहब मोमेंटम क्या होता है? तो बहुत अच्छे से मैंने आपको फील दिलाया था, है ना। अगर मास बहुत ज्यादा है तो उसकी मोमेंटम ज्यादा होगी। मास से मोमेंटम ज्यादा कैसे होती है? तो मास ज्यादा है तो उसमें मोशन रखने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मोमेंटम को हम p वेक्टर mv से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होती है? वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। साफ साफ समझ में आया था, एकदम ही जोरदार तरीके से फील दिलाया था। आओ आज एक दूसरा गर्दा विजुअलाइजेशन तुम्हें दिखाता हूं। मान लो कि तुम ऑफलाइन कोचिंग में होते, अब जनरली घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हारी भी मजबूरी है, तुम चाहते तो नहीं हो, तुम चाहते हो कि घर में बैठ के पढ़ते रहे। बेटा इस एज में थोड़ा बाहर निकलते हैं तो बाहर की हवा लगता है, बाहर का माहौल होता है, तो उसमें कई बच्चे पढ़ लेते हैं। सिर्फ बाहर के हवा भाव में हम पढ़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि तुम घर में ना अकेले हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ही पढ़ने वाले हो, बहुत स्मार्ट का हो, तुमको लगता है तुम ही पढ़ रहे होगे। और जब तुम्हारा ऑनलाइन हो, मतलब लाइव क्लास चल रहा हो, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो तुम मास्टर पे एहसान कर रहे हो, तुम मास्टर का लेक्चर देख के, और तुम्हारा बैकलॉग आ जाता है। आधा घंटे देखते हो, फिर चले जाते हो, अरे पिताजी क्या चल रहा है ना, उनके साथ घूमने चले जाते हो, दोस्त के साथ घूमने चले जाते हो। तो घर में तुम्हें लगता है कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो या आईटी की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुमने अगर एमआर का लेक्चर देख लिया तो एमआर पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने, कि तुम घर में बैठ के अकेले पढ़ रहे हो।
तुम्हें लगता तुम्हें भी शक्तिमान हो, लेकिन तुम्हारे जैसे है ना बहुत सारे रामलाल टाइप बच्चे जब ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ते हैं तो वहां पे उन्हें शर्म लगता है। सर कैसा शर्म? शर्म कुछ ऐसा, क्लास में होते हैं, मतलब जनरली कोटा में जब हमारे क्लास में होते थे 400-500 बच्चे बैठे हुए, तो भाई साहब वहां जब हम बैठे होते हैं ना तो पड़ोसी को देख के पढ़ने का मन करता है। सर कैसे? वो पढ़ रहा, अब तू नहीं पढ़ रहा, तो तुम्हें शर्म आएगा। एक दिन नहीं शर्म आएगा, 2 दिन नहीं शर्म आएगा, क्लास के बाद बाहर जाएगा, तुम्हें बच्चे डाउट पूछते हुए नजर आएंगे। उसके बाद तू रोड पे जाएगा, रोड पे बच्चे पढ़ते हुए, ऑटो में बच्चे बैठ जाते हैं, किताब लेके पढ़ रहे होते हैं। जब तुम हॉस्टल जाएगा, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हर जगह साहब बच्चे पढ़ ही रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम ही शक्तिमान नहीं हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कंपटीशन के दौर में आगे निकलना चाहते हैं, तो तब तुम्हें रियलिटी का एहसास होता है कि मैं पीछे छूट जाऊंगा, तो तू भी पढ़ना शुरू कर देता है और तब जाके मास्टर की इज्जत करता है। और तब तुम्हें लगता है नहीं मास्टर मेहनत करके पढ़ा रहा है, इसमें मास्टर पे हम एहसान नहीं कर रहे हैं, मास्टर के पीछे तो हजारों बच्चे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेगा, तो हमको पढ़ना चाहिए, मास्टर हमें पढ़ा के एहसान कर रहा है। तुम्हें तो ऐसा लगता है ना घर पे कि तुम अकेले हो, मास्टर चीख के चिल्ला रहा, तुम्हें लगता है पागल मास्टर है, इसको क्या इतनी बड़ी पड़ी है यार, 2-2 घंटे के लेक्चर बना के भेज देता है, इसको लगता है कोई काम वाम नहीं है। हमें देखो, हमारे घर में रोज हमारी बुआ आती है, बुआ हमको घुमाने ले जाती है, मंजू मौसी आती है, पापा है, टीवी है, मम्मी है, अखबार है, दादाजी है, नाना जी है, छोटे भाई है, बड़े भाई है, भाभी है, पड़ोसी है, सब है हमारे जीवन में सब है। ये मास्टर पागल है, इसके जीवन में कुछ नहीं है, बड़ा अकेला मास्टर है, अकेलेपन इसका चल रहा है जीवन में। तुम्हें ऐसा ही लगता है ना जब तुम ऑफलाइन उधर जाते हो तुम्हें लगता है अरे नहीं ये तो सारे लोग पागल है साहब, तो असल पढ़ाई वो होती है। तो सुनो, तो ऑफलाइन की बात इसलिए आ गई क्योंकि वहां पे एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि तुम कोचिंग से निकले और तुम्हारा मैसेज आया हुआ, रोज किसी के मैसेज के इंतजार में, आ नहीं रहा, लेकिन क्लास में भी फोन खोल के देखते, जैसे ही क्लास के बाहर निकले फोन खोल के देख लेता हूं क्या मैसेज तो नहीं आया। अब वो सालों से मैसेज नहीं आया है, लेकिन आज भी तुम्हें उसके मैसेज का इंतजार है। तुम क्लासरूम के बाहर कोचिंग से निकले और मैसेज देखते हुए जा रहे थे, सामने एक ट्रक खड़ी थी। क्या थी? ट्रक खड़ी थी, तुम्हें पता नहीं चला, तुम जाके ट्रक से टकरा गए, तो क्या होगा? ट्रक चल नहीं रही थी, ट्रक रेस में थी, और तुम उस ट्रक से जाके फोन देखते देखते क्या आज मैसेज आ गया होगा, आज मैसेज आएगा धड़ाम से मारा, तो क्या होगा क्या? बताओ फटाफट। सर कुछ नहीं, थोड़ा सा मुंह ना कान टूट जाएगा, वैसे भी खराब है बे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा मुंह नाक टूटेगा, ट्रक वाले को तो कुछ बोल नहीं सकता, वो तो बेचारा रेस में था। तुम गए हॉस्पिटल, पट्टी उट्टी करा के बढ़िया, फिर क्लास में आ गए, ठीक है, बढ़िया एकदम। फिर अगले दिन क्लास हुआ, क्लास खत्म हुई, फिर बाहर गए, फिर आज भी उसके मैसेज के इंतजार में चल रहे। नहीं, ट्रक की तो हम बात ही नहीं कर रहे, बात तो तुम्हारी कर रहे हैं। तुम बाहर गए, फिर से उसके मैसेज के इंतजार में चल रहे थे। इस बार वही ट्रक उधर से चलते हुए आ रही थी, रेस्ट में नहीं थी, चलते हुए आ रही थी, और तुम जाके उससे टकरा गए। इस बार क्या होगा? तो इस बार सर हमारे शकल का नुकसान ज्यादा होगा। तो जब वही ट्रक रेस्ट में था, उसने तुम पे कम वर्क किया, तुम्हारा नुकसान कम हुआ, मतलब तुम पे कम वर्क किया। और जब आप चलते हुए ट्रक से टकरा गए तो उसने तुम पे ज्यादा वर्क कर दिया। क्यों? कैसे? तो चलते हुए ट्रक के पास वर्क करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। आपका आंसर मोमेंटम हो सकता है, एक टर्म्स में वो भी सही है, लास्ट में जाके वह मोमेंटम और वर्क काइनेटिक दोनों एक ही साथ मर्ज हो जाएगा। समझना, जब तुम रेस्ट में खड़े ट्रक से टकराए तो ट्रक तुम पे ज्यादा वर्क नहीं किया, लेकिन चलते हुए मूविंग ट्रक से जब आप टकरा गए तो उसने ज्यादा वर्क कर दिया। तो किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से वर्क करने की जो कैपेसिटी आती है उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, कैपेसिटी ऑफ वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो वर्क करने की कैपेबिलिटी है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी।
एक्स्ट्रा जो मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है ना, एक्सेस एनर्जी स्टोर्ड इन अ ट्रक ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। वी इज ए स्पीड, वी आपका वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। और मास क्या है सर? मास तो स्केलर होता है, स्पीड भी स्केलर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर टर्म, और ये स्केलर, इसके पास डायरेक्शन मोशन कुछ नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव, डज नॉट हैव डायरेक्शन, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कैनॉट बी निगेटिव, कैनॉट बी निगेटिव, इसके पास निगेटिव वैल्यू नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। बट मोमेंटम में भी पॉजिटिव और निगेटिव, में भी पॉजिटिव एंड निगेटिव। क्यों साहब? क्योंकि जो पॉजिटिव है निगेटिव है इसके डायरेक्शन को बताएगा। आगे जाने का मोमेंटम पॉजिटिव, तो पीछे आने की मोमेंटम क्या हो जाएगी? निगेटिव। पीछे आने की मोमेंटम क्या हो जाएगी? निगेटिव। समझ आए ये बात? तो सुनिएगा ध्यान से। कैन वी कंपेयर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? नो, वी कैन नॉट कंपेयर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर मैं कहूं टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, मतलब मास उसका सेम है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास having same momentum, then they must have same kinetic energy, और दूसरा स्टेटमेंट है टू ऑब्जेक्ट, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास having same kinetic energy, then they must have same momentum। अगर उनकी मास बराबर हमने कर दिया तो फिर करने की कोशिश करो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? सर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अगर मैं एक मास से मल्टीप्लाई और एक मास से और डिवाइड कर दूं, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंगल मास से मैंने मल्टीप्लाई और मास से मैंने डिवाइड कर दिया, तो सर मास से मास काट दो। अभी रुक जा भाई, मैंने काइनेटिक एनर्जी में मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या कह रहा कि मास और मास बल्कि मास स्क्वायर हो गया, तो मास स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया बेटा सिंपल पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m। यहां से 2m को इधर ले जाऊं तो p का स्क्वायर भी इधर ले जाऊं तो p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के भी लिख सकता हूं। बड़ा आसान है, कोई खास बात नहीं है। अब मुझे बताओ सोच के, क्या दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है? क्या दोनों फॉल्स है? फटाफट बताइए। बच्चे कह रहे हैं पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, दोनों फॉल्स, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू। कैलाश बेटा, कैलाश दोनों फॉल्स। दुर्गेश नहीं बेटा, नहीं। अब ये रिलेशन समझ आया कि नहीं है? पहले ये बताइए, क्या ये रिलेशन समझ आया? जोरदार एकदम, कोई खास बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ एम बी स्क्वायर होता है। मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड किया, मास स्क्वायर यहां गया, मास इंटू मास, मास स्क्वायर बन गया, मास स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर पी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m एंड पी इज इक्वल टू जाएगा रूट अंडर 2m के ई, रूट अंडर 2m के ई, रूट अंडर 2m के ई। बुझाया? चलो अब सुनो, फर्स्ट इज ट्रू। सुनो अब ध्यान से। टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, तो मास तो साफ सेम है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आजा भाई, आजा इधर आजा, है ना, तू भी इधर आ, चल कोने में आजा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा रहेंगे। चलो इधर आ जाओ, चलो अब थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, है ना। अब पढ़ो, टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, तो ये वाला टर्म सेम हो गया। हैविंग सेम मोमेंटम भी सेम हो गया। then they must have same kinetic energy. They must have same kinetic energy. This statement is true. This statement is true. होना भी चाहिए। ऊपर वाला ट्रू है, बिल्कुल ऊपर वाला ट्रू है। बेटा बोथ आर फॉल्स कैसे कह रहे हो? साहब टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, देख हैविंग सेम मोमेंटम, तो मास और मोमेंटम के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m। बोला गया सेम मास सेम बार,
सेम मोमेंटम, मोमेंटम भी सेम है, तो साहब काइनेटिक एनर्जी अलग कैसे हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। ट्रू, यस ट्रू। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास, ठीक है, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2m की, है ना। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 2m की। अब कह रहा है सेम मास, चलो साहब मास सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाँ काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब मोमेंटम सेम होना ही चाहिए क्या? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बच्चे कह रहे हैं सर बोथ आर ट्रू। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और यहां पे ट्रू और फॉल्स का गेम क्यों हुआ है? क्योंकि बेटा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम आया है। मोमेंटम अलग हो सकता है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम आया है, मोमेंटम अलग हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है, तो अगर मोमेंटम सेम है और मास सेम है, मास सेम और मोमेंटम सेम, तो साहब मोमेंटम सेम है, सेम ही मोमेंटम है, तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेम आई है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है, तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी। लेकिन आप यहां पे देखिए, मास और काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर, मास स्केलर, तो यहां पे मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं। यहां भी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड ही काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन बेटा यहां पे मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड हमने लिखा है, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। डायरेक्शन के बारे में अभी हमें नहीं पता है, डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं पता। ध्यान से समझ लीजिए। चलिए, नहीं समझ आया तो मैं फिर से थोड़ा मेहनत करता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सबसे पहले यह समझिए कि आपको यह समझ में आया कि मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ सर, मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या आपको यह समझ आया काइनेटिक एनर्जी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब समझिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m जब लिखते हैं, तो यह तो आपका काइनेटिक एनर्जी है, बट यह मोमेंटम नहीं है, यह मोमेंटम नहीं है। सर क्या है ये? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा रहा हूं। कैलाश बेटा को नहीं समझ में आया, समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा देखो, ये मोमेंटम नहीं है। सर आपने लिखा तो मोमेंटम ही था ना, ये मोमेंटम नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। सर हमको नहीं समझ आया मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कैसे हो जाएगा? तो एक वेक्टर को आप स्केलर के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। आप एक वेक्टर को स्केलर के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, उसके उस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिख लो। नहीं, आप यहां पे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। जब आप यहां पे लिख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा स्केलर टर्म है। ये क्या है? स्केलर है। अब आप यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम p इज इक्वल टू mv लिख रहे हैं। अब p इज इक्वल टू mv में डायरेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, ये वेक्टर फॉर्म आप नहीं लिख रहे हैं। कभी आपने देखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वेक्टर p वेक्टर का होल स्क्वायर? नहीं, p वेक्टर का होल स्क्वायर नहीं। यहां पे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड mv लिया है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है। आप यहां से भी देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम आपने लिया, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं p बाई, यहां पे ये v को लिख सकते हैं p बाई m। तो जब v को p बाई m लिखेंगे और इस v को p बाई m यहां पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ m। v के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर? p बाई m, तो ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाई m का होल स्क्वायर। अब ये आएगा हाफ m p स्क्वायर बाई m स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, नीचे आएगा m, ये बनेगा आपका p स्क्वायर बाई 2m। ये काइनेटिक एनर्जी है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है। जब मैं आपसे कहता हूं कि मास सेम आया और काइनेटिक एनर्जी सेम आया, तो मोमेंटम की मैग्नीट्यूड सेम आएगी, डायरेक्शन हमें नहीं पता। जब मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड सेम है, तो दो ऑब्जेक्ट का जब मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम भी सेम होगा, मास भी सेम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर ही होता है, वो तो सेम ही रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अगर आपको फिर नहीं समझ आया तो एक और तरीके से मैं समझाऊंगा। समझ गए सर? नहीं, और समझाऊंगा। अभी कैसे? और समझाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बना व्हेन टू ऑब्जेक्ट सेम काइनेटिक एनर्जी हैविंग सेम मोमेंटम, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम मास, टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास सेम, सेम मोमेंटम। सेम मोमेंटम का मतलब है मास भी सेम और वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है, तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी। लेकिन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास
हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम मास होते हुए भी मोमेंटम सेम हो, यह जरूरी नहीं है। और समझाऊंगा, सुन। मान ले कि m मास का एक ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से जा रहा, यहां पे m मास का ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से ऊपर जा रहा। बता इसमें क्या सेम है क्या डिफरेंट है, बोल इसमें, बोल। टू ऑब्जेक्ट, these two object having सेम काइनेटिक एनर्जी। यस सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इसका भी मास एम स्पीड भी, मास एम स्मॉल एम है, इसका भी मास एम स्पीड वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। दीज टू ऑब्जेक्ट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंट मोमेंटम। ले, छोटी सी बात है यार, कैसे नहीं आएगी समझ? बताइए समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बताइए, एकदम जोरदार विजुअलाइजेशन है कि नहीं? लेना एग्जांपल बता दिया साहब, डायरेक्शन डिफरेंट है तो मोमेंटम डिफरेंट होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को कोई मतलब नहीं डायरेक्शन से। काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अब बता, नहीं समझ आया तो? अब सुन, यहां पे एक मास है, मास का v स्पीड से इधर जा रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से इधर जा रहा। बताओ कि इनका मास सेम है? हाँ मास सेम है। क्या काइनेटिक मोमेंटम भी सेम है? हाँ सर। ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा, v वेलोसिटी से आगे जा रहा, तो काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगा ही, अब आया ना भाई, दिखा दिया ना, चलो दिखा दिया ना। अब इस पे कुछ रिलेशन पे बेस्ड डायरेक्टली नीट में सवाल पूछ लेते हैं, चलिए वो आपको समझा देते हैं, है ना। मोमेंटम वेक्टर है, मोमेंटम क्या है? वेक्टर है। आपको बाद में जाके दिक्कत करेगा, इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा सा एफर्ट लगा के आपको समझा दिया। सुनिए फिर से एक बार बताता हूं। टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास हैविंग सेम मोमेंटम। अब मास भी सेम और मोमेंटम भी सेम, तो दिमाग में विजुअलाइज करो, मास सेम मोमेंटम सेम। सेम मोमेंटम तभी होगा जब सीधा चलेगा, और मास भी सेम, तो सर काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही आएगी। टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास एंड सेम काइनेटिक एनर्जी। अब मास सेम और काइनेटिक एनर्जी सेम, तो ये बात हो गई। देखो मास भी सेम और इसका स्पीड, जितना स्पीड है उतना स्पीड इसका है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम, लेकिन मोमेंटम अलग हो गया, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए सवाल देखिए। Two body of mass m1 and m2 have same momentum, then ratio of their kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला साहब हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये तब होता है जब आपको v दिया हो कांस्टेंट या v दिया हो सेम, तब आप लिखेंगे। v के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है, v के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आता है। सही बात है। चलो, लेकिन बात यहां पे कहीं भी मोमेंटम की नहीं की गई है, तो हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। सर क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि बोला गया कि मोमेंटम साहब सेम है फॉर्मूले में, केस में क्या है? मोमेंटम सेम है, तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी का p स्क्वायर बाई 2m। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तब सही होगा जब v कांस्टेंट होगा। हम यहां पे यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो मास नीचे आएगा, और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो मास ऊपर आएगा m2, तो हिसाब होगा m2 बाई m1। कितने लोगों को समझ आया? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही जोरदार। चलिए साहब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा? अ स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड्स। एक रेस्ट में है पार्टिकल, ठीक है, तो उसकी मोमेंटम होगी 0। रेस्ट में टोटल मोमेंटम होगी 0 इनटू टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2। ये अचानक से दो हिस्से में टूट गया, है ना। इसको गन बुलेट सिस्टम जैसा मान सकते हो कि यही गन और इसके अंदर बुलेट। अब बुलेट बाहर गया तो गन पीछे आएगा। पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2 which moves in opposite direction with velocity v1 and v2। ये चल रहा तुम्हारा m1 का कुछ v1 से और m2 का गया कुछ v2 से। then ratio of their kinetic energy e1 and e2। अब उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? सवाल में v1 v2 भी दिया हुआ है, लेकिन बेटा आप एक चीज समझिए, क्या जब भी कोई ऑब्जेक्ट दो हिस्से में टूटता है अपने आप रेस्ट में रखे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। सी क्यों नहीं हो सकता? एक आए हैं दूर देश से, वाह बेटा वाह, मैं इसका नाम जानना चाहता हूं। कौन है ये जो कह रहा है सी क्यों नहीं हो सकता? हाँ राहुल, मजा आ गया सर। मजा किसको आया है? शिवांगी लाल को। अरे राहुल
बेटा दोबारा पूछ, तूने दोबारा पूछ, कान के नीचे इतना जोरदार मारूंगा ना सवाल पूछने लायक नहीं रहेगा। शर्म भी नहीं आया? मास्टर को समझाते हुए देख के शर्म भी नहीं आया? बेवकूफ कहीं का। फक सर बच्चे हैं सर सीख रहे हैं। अबे तू कभी नहीं सीख सकता, 9वीं क्लास का कंसेप्ट है ये। पागल कहीं का, दिमाग खराब कर दिया। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ले, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो पहले केस की काइनेटिक एनर्जी ke1 डिवाइडेड बाई ke2, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास m1/m2। यस दिस कैन बी आंसर, लेकिन कब? जब v को सेम मानोगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में सीधा सीधा मास आएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में सीधा सीधा मास आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब स्पीड कांस्टेंट दिया हो। तुमसे साफ साफ लिखा है मोमेंटम कांस्टेंट माना गया है, तो मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चल एक काम कर, देख इधर, तुमसे ज्यादा अच्छा तो लड़कियां है, शिवांगी लाल तुझसे ज्यादा अच्छा है। शिवांगी जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर बनेगी ना वहां तू झाड़ू पोछा करेगा, बेवकूफ। चल देख इधर, मान लो काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में मैंने ये ग्राफ बनाया, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में मैंने ये ग्राफ बनाया। बताओ कौन सा ग्राफ सही है? कौन सा ग्राफ सही है? बताओ कौन सा ग्राफ सही है? असल में दोनों ग्राफ सही है। सर कैसे? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है। हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास। देखो, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उनका रिलेशन कैसा होगा वो उस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किसके पास ग्राफ बना रहे हैं आप, इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है कि कांस्टेंट क्या माना है आपने। जब आप वेलोसिटी कांस्टेंट मानेंगे, है ना, वेलोसिटी को फिक्स रखेंगे, इसको चेंज नहीं होने देंगे, जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। उस केस में आप रेशियो लिखिएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 इज इक्वल टू m1/m2। ठीक है, अब ये देख, यहां पे जो ग्राफ है वो इस फॉर्मूले से बनेगा, p²/2m। तो सर यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा। हां, ऐसे नहीं आ रहा। जब आप मोमेंटम को कांस्टेंट मानेंगे, मोमेंटम को फिक्स रखेंगे, तब आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा और ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। बोल बाबा बोल, कौन सा सही है? राहुल बेटा बताओ तो कौन सा सही है? कौन सा सही है? यस, अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट मानूंगा ना, फिक्स रखूंगा, तब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा, तब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा। सुन, जब भी कोई चीज इंटरनल फोर्स की वजह से, बिना एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टूटेगा, है ना, तो क्या होगा? तो होगा क्या, ये m1 मास का ऑब्जेक्ट v से पीछे गया तो ये m2 मास का ऑब्जेक्ट v से आगे जाएगा। लेकिन इस केस में दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ना, डायरेक्शन अपोजिट है बेटा, लेकिन आप जब बहुत याद है ना, दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जितने मोमेंटम से ये आगे जाएगा उतनी मोमेंटम से ये पीछे जाएगा, तभी तो सम ऑफ मोमेंटम 0 होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल भी 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा है? 0। एक्सप्लोजन के केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? 0। तो मोमेंटम सेम मानेंगे, तो जवाब बताइए क्या होगा? तो साहब जवाब इसमें आएगा काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पहले केस का डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस का, पहले केस के काइनेटिक एनर्जी मास नीचे आएगा और ये मास ऊपर जाएगा। सर आपको कैसे पता मोमेंटम कांस्टेंट लेना है? कहीं लिखा तो नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा कि मोमेंटम कांस्टेंट लेना है। फिर आपने कैसे एज्यूम किया कि मोमेंटम कांस्टेंट लेना है? देखो बेटा, जब एक्सप्लोजन के केस में अचानक से किसी ने इस पे कोई पत्थर नहीं मारा है, अचानक से 2 हिस्से में टूटा है, अचानक से, तो इनिशियल मोमेंटम 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो जितने मोमेंटम से ये आगे जाएगा कुछ पी लेके, उतने ही मोमेंटम से पीछे जाएगा पी लेके। हो जाया? तो दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये आना चाहिए। अरे दादा, काइनेटिक एनर्जी सेम क्यों होगा? मास सेम थोड़ी ना है, मास तो अलग है। ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सबका जवाब ये है। नेक्स्ट देखते हैं,
टू बॉडी विथ काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 4:1। दो बॉडी है जिनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 4:1 है, आर मूविंग विथ इक्वल लीनियर मोमेंटम। ओके ओके ओके, पी सेम, इक्वल लीनियर मोमेंटम, देन रेशियो ऑफ देयर मासेस। सुनिएगा बेटा ध्यान से, जब भी आप काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे और मोमेंटम को सेम मानेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। K इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पे मास नीचे आ जाएगा m1, ये मास ऊपर चला जाएगा m2। K1 बाई K2 का रेशियो है 4:1, ये क्या है 4:1। तो बताइए m1 बाई m2 का रेशियो आपसे पूछा है 1:4, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:4। डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही जोरदार, मजा आ गया साहब, मजा आ गया। डी इज योर करेक्ट आंसर, यस। आगे चलते, टू बॉडी ऑफ सेम मास, ना सेम मास नहीं, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गया, आई एम सॉरी। सवाल देखिएगा, सेम मास नहीं है। टू बॉडी ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। अरे दादा, सेम काइनेटिक एनर्जी। इफ P1 एंड P2 आर देयर रिस्पेक्टिव मोमेंटम, देन रेशियो ऑफ P1 बाई P2। एक बात बताओ, एक बात बताओगे, मोमेंटम और मास के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा बोलो? मोमेंटम और मास के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा बोलो? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ तो मैंने ये बनाया और एक ग्राफ मैंने ये बनाया, मैं हमसे पूछूं कौन सा ग्राफ सही है तो बोलो फटाफट, कौन सा ग्राफ सही है तो फटाफट बोलो। कौन सा ग्राफ सही है बोलो फटाफट, ये वाला कि वो वाला? सही ग्राफ कौन सा है? तो देख, P इज इक्वल टू होता है एम बी। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, जैसे जैसे मास बढ़ाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, लेकिन तब ना जब स्पीड को आप कांस्टेंट मान लो, नहीं तो पता चला मास बढ़ा रहे हैं मोमेंटम कम कर रहे हैं, सॉरी मास बढ़ा रहे हैं स्पीड कम कर रहे हैं तो मोमेंटम तो कांस्टेंट रह जाएगा। अगर अभी तक समझ नहीं आया होगा तो अब समझ आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं मास को बढ़ाऊं और स्पीड को कम कर दूं तो मोमेंटम क्या हो गया सर, तो कांस्टेंट रह जाएगा, है ना। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा जब आप v को क्या मान लेंगे कांस्टेंट, इसको फिक्स कर देंगे, इसको बोलेंगे ये चेंज नहीं हो रहा, और तब जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे मोमेंटम बढ़ेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा। लेकिन 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 आप यहां देखिए कि मोमेंटम का होल स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी। इस 2m को यहां ले जाए तो P इज इक्वल टू हो जाएगा √2m ke, मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √अंडर मास होगा, लेकिन वो तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी को फिक्स करके मास चेंज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड कर दे और तब मास को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, मतलब m का पावर हाफ, तो ग्राफ x एक्सिस की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। बताइए, एकदम जोरदार तरीके से आपको विजुअलाइज हुआ कि ये भी ग्राफ सही है और ये भी ग्राफ सही है, हाँ या ना, हाँ या ना? क्या आपको एकदम ही गर्दा तरीके से समझ आया कि दोनों ग्राफ सही है सर? यस। चलो, अब ये कह रहा कि टू बॉडी m1 m2 आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी इफ p1 एंड p2 आर द रिस्पेक्टिव मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला mb आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं रखा है, बोला कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है दोनों केस में। तो आप p इज इक्वल टू लिखेंगे √2m ke, क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू √2m ke। अब उसने बोला काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी सेम है और 2 भी सेम है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ मास आ जाएगा। तो जब P1 लिखेंगे बटा P2 लिखेंगे तो √m1 बाई m2 आ जाएगा। फटाफट सही आंसर बताइए कौन सा आ गया बेटा, फटाफट सही आंसर बताइए कौन सा आएगा। तो √m1 बाई m2, सी इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोगों का जवाब सी आया है, सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब सुनो, नीट में से सवाल पूछे जाते हैं कि मोमेंटम में परसेंटेज चेंज दे देगा और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज पूछेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज दे देगा, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज पूछेगा। इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं? इफ चेंज इन P और ke इज लेस देन 5%, मतलब स्मॉल चेंज है, then we will use
एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस। तो हम क्या यूज कर लेंगे, एरर एनालिसिस यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और हमें पता है कि मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है ना, बॉडी की मास फिक्स है, मोमेंटम चेंज करके मैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना चाह रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लूंगा डेल्टा के ई बाई के ई। याद है आपको एरर एनालिसिस, डेल्टा के ई बाई के ई इज इक्वल टू पी बाहर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी। सर मास, तो एक ऑब्जेक्ट की मास जब तक ना बोले उसको हम फिक्स मानेंगे, तो आप लिखेंगे डेल्टा के ई बाई के ई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी। जो एरर एनालिसिस वाला कंसेप्ट था वही यूज कर लेंगे। अब दोनों तरफ 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। समझ आया? ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर चेंज बड़ा हो, कितना बड़ा सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम P है ना इज ग्रेटर देन 10%, लार्ज चेंज हो, तो बच्चे सवाल पूछते हैं सर इधर 5% से कम या 5% हो तो ये यूज करेंगे, और 10% से ज्यादा हो तो हम ये यूज करेंगे। तो सर ये 6, 7, 8 में क्या करेंगे, जो आसान होगा वो कर लेना, ये वाला कर लेना, चलेगा। 6, 7, 8 का वैसे सवाल भी नहीं पूछते, अगर पूछा जाए तो ये यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10% या उससे ज्यादा चेंज हो तो आपको यही यूज करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, चलिए देखते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको पूरे कन्वेंशनल मेथड से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे इनिशियल है, तो आप यहां पे लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम का होल स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी फाइनल है तो आप लिखेंगे पी फाइनल का होल स्क्वायर बाई 2m। तो इनिशियल मोमेंटम से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। फिर परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 100। ये होता है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, या किसी भी चीज के परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है ना। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में परसेंटेज चेंज हमें देखना है। हम क्या करेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटा पी इनिशियल मल्टीप्लाई 100। ये कौन सी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है? कितने लोग इस फॉर्मूले को पहले से जानते थे, पढ़े हुए थे? क्योंकि बहुत इजी है, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। बताइए कितने लोग इस फॉर्मूला के बारे में पहले से जानते थे? एम स्टार बताने, सर एम स्टार बताओ इसके लिए मतलब तुम जानते हो। फिर तुमने अगर पूछा कि सर इसका एमआर स्टार बताओ, मतलब तुम जानते हो, है ना, ये फॉर्मूला तुम जानते होगे। मैं समझ गया, मैं समझ गया बेटा, मैं समझ गया। अरे साहब, तुम्हारे जैसे बच्चे को दिमाग से पैदल विद्यार्थियों को बहुत दिन से पढ़ाता रहा हूं मैं खुद ही दिमाग से पैदल था। देखो, जो ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना, वो अच्छा टीचर कभी नहीं बन सकता। एक्सेप्शन अलग होते हैं, है ना। तुम उंगली मत उठाना, मैं कुछ गलत चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, है ना। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट जो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, उसको चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाती है, तो वो कभी भी दिमाग से पैदल विद्यार्थियों का कष्ट नहीं समझ पाता है। लेकिन खुद जो दिमाग से पैदल हो, जो खुद बड़े संघर्ष से चीजों को सीखा हो वो दिमाग से पैदल विद्यार्थियों का कष्ट बड़े अच्छे से जानता है। तो मुझे याद है कि मैं बचपन में हमेशा अपने पूरे स्कूल में, पूरे रिलेटिव में सबसे ज्यादा डफर, सबसे ज्यादा बेवकूफ, जिसके पास बुद्धि के नाम पे कुछ हो ही ना, एकदम दिमाग से पैदल था। तो मैंने खुद बड़े संघर्ष कर करके चीजें सीखी है, तो मैं जानता हूं कि तुम जैसे दिमाग से पैदल विद्यार्थियों का कष्ट क्या है। चलो देखो, इफ मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 2%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमें किसमें परसेंटेज चेंज निकालना है? हमें काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालना है, और मोमेंटम में परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। तो जिसमें आपको परसेंटेज चेंज निकालना हो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m। हाँ, आपको याद है मैंने एरर एनालिसिस में बताया था कि जो कांस्टेंट है उसको गोली मारो, एकदम उसको इग्नोर करो। जैसे दुनिया तुम्हें इग्नोर करती है, उसको इग्नोर कर दो। किसको? कांस्टेंट को। अच्छा, इधर काइनेटिक एनर्जी बचा, इधर पी स्क्वायर बचा।
तो लिखो एरर एनालिसिस का मेथड डायरेक्ट डेल्टा के बाई के, क्योंकि ये फॉर्मूला लग सकता है 2% का चेंज है। पी स्क्वायर को लिख दो 2 डेल्टा पी बाई पी मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो ये परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आ गया और ये परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसा आएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4% इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का 4% आया है? हाँ, 4% इज करेक्ट आंसर। अब दूसरा सवाल ये, व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजेस बाय 200%। अरे बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया बे। अब कई बच्चे, जब मैंने एरर पढ़ाया था तो कई बच्चे ऐसा सवाल भेज रहे थे, व्हेन एरर इन द मोमेंटम इज 200%। अरे साहब 200% कभी एरर होता है क्या? 200% का एरर तो मेजर क्यों कर रहा है? छोड़ दे। एरर हमेशा 1%, 2%, 3%, 4% का एरर होता है। वो एरर का सवाल नहीं था। रामलाल टाइप लोग सवाल लिख देते हैं कि 200% का एरर है, मोमेंटम में 200% का एरर है। ऐसे सवाल में कहीं देखते तो मतलब कि तू मेजर ही क्यों कर रहा? छोड़ देना। वो एरर नहीं है, वो चेंज है। वो सवाल चेंज वाले होते हैं, है ना। कई बच्चे आप में से होंगे जो मुझे सवाल बोल रहे थे कराओ, तो यहां करना था असल में। When momentum of a body increases by 200%, मोमेंटम को 200% बढ़ाया, इसमें एरर नहीं है ये, then its kinetic energy increases by। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे चेंज बहुत ज्यादा हुआ है। क्या हुआ साहब? चेंज बहुत ज्यादा हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अच्छा, तो सर अब क्या करें? एक बच्चे ने लगा भी दिया 400%, इनसे बता रहे नहीं लगा सकते बेटा, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। 400% तुम्हारा आंसर गलत है। तुम्हारे लिए ही पहले लिखा है सी सी सी। कौन है ये सी? कौन है ये सी? शिवांगी यादव, बकलोल। सान्या वर्मा, साफ ही बुद्धिहीन हो क्या? अभी अभी मैं समझा रहा हूं इतने अच्छे से कि छोटे चेंज के लिए और छोटे परसेंटेज चेंज के लिए और बड़े परसेंटेज चेंज के लिए फॉर्मूला अलग अलग है। ये आप तभी लगाएंगे जब चेंज 5% से कम हो। अगर चेंज 10% या उससे ज्यादा है, जैसे 200% है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो कैसे करेंगे? आप ध्यान से सुनिए। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाई 200%। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम आपका कुछ पी होगा, उसके टर्म्स में आप काइनेटिक एनर्जी निकाल ले। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका इनिशियल मोमेंटम का होल स्क्वायर बाई 2m। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। हाँ सर। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल मोमेंटम का होल स्क्वायर बाई 2 होगा। आपको कन्वेंशनल मेथड से जाना पड़ेगा। अब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में क्या रिलेशन है? तो सवाल में दिया है कि फाइनल मोमेंटम पीएफ ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजेस बाई 200%। तो आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम का 200%। जब भी ऐसा लिखो, व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाई 200%, इंक्रीजेस टू 200% नहीं है, बाई 200% है। तो जब बाई 200% है तो आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम का 200% और उसमें ऐड कर दिया। तो परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, है ना। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा 2pi और 1pi। तो ये हो गया बेटा 3pi। तो यहां पे रख दो pf इज इक्वल टू 3pi। तो यहां पे रखो 3pi का होल स्क्वायर बटा 2m। तो ये हो जाएगा 9pi का होल स्क्वायर बटा 2m। अब लगाओ फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बहुत इजी होता है, कोई खास बात नहीं है। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाई के इनिशियल मल्टीप्लाई 100। अब रखो के फाइनल क्या आएगा? 9pi का होल स्क्वायर बाई 2m। 9pi का होल स्क्वायर बाई 2m माइनस pi का होल स्क्वायर बाई 2m डिवाइडेड बाई pi का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब यहां से कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर सकते हैं। किसको कैंसिल कर सकते हैं? pi का होल स्क्वायर बाई 2m, pi का होल स्क्वायर बाई 2m, pi का होल स्क्वायर बाई 2m। ये बचेगा 9 - 1। तो 9 - 1 हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई 100 भी था यहां पे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800% इज योर करेक्ट आंसर। यस, डी इज योर करेक्ट आंसर। डी इज योर करेक्ट आंसर। ये है तुम्हारा भयंकर मजदूरी भाई, भयंकर मजदूरी। अच्छा, ये इसको लिख लीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है ना। लिख लीजिएगा डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी बाई पी इज नॉट वैलिड। ये बेटा लिख लीजिएगा, नॉट वैलिड। नहीं तो ये गलती आप दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, बताइए कितने लोगों का डी आंसर आया? हाँ, समझ आया?
समझ आया? क्या आपने ऐसे सवाल पहले भी किए थे? हाँ सर किए थे सर, थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन कर लेंगे। हाँ, अब तुम्हें चाहिए एमआर स्टार। मजदूरी से बनाना है दूरी तो एमआर स्टार है जरूरी। सर इसमें क्या लगा दोगे आप एमआर स्टार? अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें कौन सा मेथड आसान लगा, ये वाला लार्ज चेंज वाला या स्मॉल चेंज वाला? कौन सा आसान लगा, लार्ज चेंज वाला या स्मॉल चेंज वाला? सर स्मॉल चेंज वाला ज्यादा आसान था, लार्ज चेंज वाले में तो भयंकर मजदूरी करी आपने। बात आपकी सही है, लेकिन एमआर स्टार लगाने के बाद है ना, इस मजदूरी से छुटकारा मिलेगा और इससे भी ज्यादा आसान होगा। कैसे? ध्यान से सुनिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? सर होता है p²/2m। अब मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि किसमें चेंज पूछा है? सर काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालते समय आप ये देखो कि कांस्टेंट क्या है। सर 2m, तो उसको तो गोली मार दो। अब ऐसे भी इसमें भी देखते थे ना कि जो कांस्टेंट है उसके वजह से तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ नहीं है। हाँ सर नहीं हुआ है, तो ये तो तुम्हारा किसी काम का है नहीं। और मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 200%, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? सर 300%। ये बहुत इजी है। दो तरह का लैंग्वेज होता है, मोमेंटम इज इंक्रीजेस टू और इंक्रीजेस बाई। जब मोमेंटम लिखा हो इंक्रीजेस टू 200%, मतलब वो 200% फाइनल हो गया। लेकिन ये बाई 200% तो 300% हो जाएगा। मैं आप बता फील दिला देता हूं, सुन। मान ले कि तू एकदम भिखारी है, तेरे पास 1 रुपए है, और मैं बोलूं कि कल तेरे इकोनॉमी में, तेरे वर्थ में 100% ग्रोथ हो गया, तो कल तेरे पास कितने पैसे होंगे? बता। आज तेरे पास 1 रुपए है ना, 1 रुपए है, चिल्लर भिखारी टाइप आदमी है तू, 1 रुपए लेके घूम रहा है, 1 रुपए। और मैं बोलूं कि तेरे पास, मैंने तेरे मनी में तेरे वर्थ में 100% का ग्रोथ हो गया, तो कल तेरे पास कितने पैसे होंगे? 2 रुपए। भिखारी का भिखारी ही रहेगा तू। 100% ग्रोथ होने के बाद तू भिखारी ही रहेगा। और अगर मैं बोलूं कि अंबानी के पास जितने पैसे हैं उसके मनी में 100% का ग्रोथ हो गया, तो क्या बन जाएगा? तो एक बच्चा बोला सर 101%। अबे बकलोल, 2 रुपए होंगे। 100% का ग्रोथ हुआ है, 100%, 2 रुपया। आज तेरे पास 1 रुपया है और कल तेरे मनी में 100% का ग्रोथ हो जाए तो कल तेरे पास कितना होगा? 2 रुपया। 100% ग्रोथ हो गया सर। और अगर अंबानी के 100% ग्रोथ हो जाए तो भाई साहब पता नहीं कितनों करोड़ों अरबों खरबों गुना हो जाएगा। तो समझने की कोशिश कर। जब बोला था ना 100% बढ़ गया, अंबानी 2 बन जाएगा। तो देख, तो 100% बढ़ गया तो 200% हो गया, और परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे। अब ये इंक्रीजेस बाई 200%, 200% बढ़ गया, बाई 200% इंक्रीज हुआ है, तो पहले से 100% होता है आपके पास। चाहे आपके पास 1 रुपए हो या 2 रुपए हो या 500 रुपए हो, वो आपका 100% है। और उसमें 200% और बढ़ गया बाई 200%, तो 300% हो जाएगा, है ना। 300% हो गया ये। सर अगर ये 300% हो गया, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड दे देंगे, है ना। तो 300 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज हटाते तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये बचा आपका 3। हाँ सर ये बचा 3। अब मोमेंटम को यहां रख दो, कोई भी इनिशियल फाइनल लिखने की जरूरत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। देखो मैं फिर से समझाता हूं, मेरा कहने का मतलब समझना। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 200%, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? सर 300% ऑफ इनिशियल हो जाएगा। क्या आप ये समझ गए? हाँ सर। परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3pi बच गया। काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। हमें मास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मास क्या है? कांस्टेंट है। ओके, बताओ मोमेंटम कितना हो गया? 3 टाइम्स ऑफ pi, मतलब 3 गुना बढ़ गया। जितना बढ़ गया उसको यहां रखो, तो सर ये 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा। हाँ, अब परसेंटेज चेंज देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज बन जाता है, तो ये 900% काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो तुमसे पूछा है इंक्रीज कितना होगा, तो पहले 100 था, 900% हो गया, मतलब 800% इंक्रीज हुआ। आंसर आ गया 800%। दैट इज योर करेक्ट आंसर। बताओ कितने लोगों को यह बात समझ आया? कितने लोगों को यह बात समझ आया? 1 ट्रिलियन बिलियन करना छोड़ दे,
ट्रिलियन ब्रिलियन करना छोड़ दे, मैं जो समझा रहा हूं उसको फील कर, यहां पे ध्यान दे, मैं 4 बार समझा दूंगा, चिंता मत कर, लेकिन सवाल कुछ भी होगा एक ही लाइन में तो आंसर लिखना सीख जाएगा। देख मेरी बात, जितना मोमेंटम बढ़ा है उसको लिख ले पहले। 200% बढ़ा तो 300% हो जाएगा। परसेंटेज हटा लो, पहले मैग्नीट्यूड देखना हमें, परसेंटेज हटा लो तो 100 से डिवाइड करो तो कट के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सर 3 टाइम्स हो जाएगा मोमेंटम। 200% बढ़ा तो 3 टाइम्स हो गया, यहां पे रख दे 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 900% हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो तुमसे पूछा कि इंक्रीज कितना हुआ है, आप इस फॉर्मूले में भी देखें ना तो देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, परसेंटेज चेंज कितना हुआ। अब 900 तो अभी है ना, ये फाइनल है, चेंज कितना हुआ, ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज कितना हुआ। तो पहले 100% था, अब 900 हो गया तो 800% इंक्रीज हुआ, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अंडरस्टैंड, अंडर का स्टैंड हुआ कि नहीं हुआ, अंडर का स्टैंड। अब चल, ये पूरी मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं थी आपको, कोई जरूरत नहीं थी आपको, फाइनल माइनस इनिशियल करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए मैं यहां दिखाता हूं आपको, सवाल करके दिखाता हूं, सवाल करके दिखाता हूं, देखिएगा सवाल देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजेस बाय 44%। काइनेटिक एनर्जी, तो साहब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी कितनी हो जाएगी सर, 44% इंक्रीज हुआ है। पहले से हमेशा 100% होता है, चाहे 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए 100% होता है। तो अगर ये 44% बढ़ा तो सर 144%। अब कोई काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं, 144%। न्यूमेरिकल वैल्यू से खेल खेलते हैं, खेल यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू से खेला जाएगा। 144% है तो परसेंटेज हटाओगे तो यह आ जाएगा बेटा 144/100। रहने दो, इतना ही रहने दो। अब मुझे बताओ क्या P इज इक्वल टू होता है √2m के ही? हाँ होता है √2m के ही। देख 2m से कोई मतलब है नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, उसके वजह से मोमेंटम चेंज होगा नहीं। मोमेंटम किसके वजह से चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोल कितना है सर, यह है √144/100। तो रूट से बाहर निकाल तो क्या हो जाएगा 12/10, 12/10, ठीक है। और हमें परसेंटेज में देखना है, तो परसेंटेज चेंज देखने के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12/10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 120% आया। 120% रिजल्ट है तेरा, है ना। मोमेंटम कितना हो गया 120%, तो कितना बढ़ा है 20% बढ़ा है, ये आंसर आ जाएगा। बता कितना हो जाएगा 20%, क्योंकि जो होता है वैल्यू उसको 100% हम मानते हैं, तो 20% बढ़ गया। सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो कितना बड़ा है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू देख लो कितना बड़ा है, फिर से बता देता हूं, चल देख, तुम सब अजी नहीं पा रहे हो कोई बात नहीं, वो कन्वेंशनल मेथड मैंने बता दिया, इससे कर लेना, इससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं सुन, मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 44%, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 144% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ले, जब तक तू मजदूरी नहीं करेगा ना, जीवन में लिखा है मजदूरी, तो क्या करेगा, परसेंटेज हटा, तो ये होगा 144/100, ये परसेंटेज हटा देंगे तो ये फैक्टर से चेंज हुआ है। मैं कह रहा हूं P इज इक्वल टू √के। सर मास कहां गया, मास की जरूरत ही नहीं है, तो यहां से रूट के ही रखूंगा, तो यह आ जाएगा 144/100, तो यह आ जाएगा 14412 और डिवाइडेड 100 का √10। ये इतना टाइम्स हुआ है, हमें परसेंटेज देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 से 0 कैंसिल आएगा, ये 120% हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ वो बता, ये फाइनल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो इंक्रीज कितना हुआ 20%। 20%, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये यूज कर लेना, मैं नहीं से बता रहा। YM कांस्टेंट, मर जाऊंगा मैं, YM कांस्टेंट। सवाल में नहीं लिखा कि मास बदल रहा, तो मास को कांस्टेंट ही मानेगा, अपने आप बदल देगा। YM कांस्टेंट, चल यहां पे तूने मास बदला था, यहां भी मास बदला था, सवाल का ठेका मैंने लिया हुआ है, कुछ भी पूछेगा मतलब, कुछ भी पूछेगा मतलब, YM इज कांस्टेंट। तू जाके पटवारी की तैयारी कर, तेरा IQ लेवल नहीं है नीट की तैयारी करने लायक, कुछ भी मतलब, कुछ भी। वाई मास इज कांस्टेंट, और तुम्हें लग रहा होगा तूने भयंकर सवाल पूछ लिए। अबे कहां लिखा है मास कहां बदल रहा है, मास कहां बदल रहा है, तू ये कर, ये कर, तू ये कर। अब बैच ही खराब है,
छोड़, ये सब कुछ नहीं होता है, ये परसेंटेजेस का फॉर्मूला, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाल, फाइनल मोमेंटम निकाल के ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल, परसेंटेज चेंज होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई 100, जो तुम्हारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वहां रख दो, यहां रख दो, और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा फाइनल मोमेंटम के टर्म्स में पुट करने पे उसको यहां रख दो, यहां रख दो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे सॉल्व करके निकाल। नेक्स्ट देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजेस बाय 300%। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 300% से बढ़ गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 400%। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 400%। बेटा ये परसेंट है 400%। परसेंट को हटाओगे तो कितना बचेगा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो सर ये 4k ही बच जाएगा। P इज इक्वल टू द रूट अंडर के, P इज इक्वल टू द रूट अंडर के, तो 4k ही रखोगे तो 2 फैक्टर आएगा, है ना, 2 आएगा सिंपल। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज हो जाएगा, ये 200% है, तो इंक्रीज कितना हुआ है, 100% इंक्रीज हुआ है, 100% इंक्रीज हुआ है। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, 100% इंक्रीज हुआ है। मैं कह रहा हूं कि वो परसेंटेज में दिया होगा तो हमें कैलकुलेशन परसेंटेज में नहीं करना होता है, आप परसेंटेज में सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप पहले परसेंटेज हटा ले। आप क्या करें, पहले परसेंटेज हटा ले। जैसे कह रहा इंक्रीजेस बाय 300%, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 300% बढ़ गया, पहले 100% था, तो फाइनल क्या होगा 400%, तो ये हो गया फाइनल आपका 400%। अब यहां से परसेंटेज हटा दे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज हटाएं आप, परसेंटेज हटा दे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साहब जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k ही बचेगा। अब हमें इससे मतलब नहीं है, चेंज किसके वजह से आएगा, 4 के वजह से, न्यूमेरिकल वैल्यू की वजह से चेंज आएगा, तो रूट तू 4k ही लिख लेना। चल, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये 2 का फैक्टर आया, और हमें परसेंटेज में देखना है, आंसर परसेंटेज में देना है, तो 200% मोमेंटम हो गया है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200% हो गया है, तो बढ़ा कितना, 100%। और कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ी नहीं कि सबको समझ आ जाए, तो ये करना, मैंने बता दिया ना, ये लगा और आंसर निकाल। ये लगा और आंसर निकाल। नेक्स्ट सवाल देखो, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजेड बाय 19% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। चलो ये बताओ, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, फटाफट बताइए प्लीज, बताइए, क्रिस्टल क्लियर है सर। अरे तुम्हें ऐसा है ना, इंक्रीज इन 100%, इंक्रीजेस इन 100% नहीं, बाई 100% होगा। अंग्रेजी तेरा खराब है, तू सवाल मत बना, जो सवाल बना ना उसको सीख ले। और चल बता यहां पे क्या होगा, तुम्हें पता है ना, मजदूरी समझ आता है बस, जहां पे ये लगता है ना सर ये तो है ही नहीं, अब तो एकदम नॉनसेंस टाइप सवाल पूछ रहे, मास कैसे कांस्टेंट है, अबे बस सवाल में नहीं दिया तो मैं वेरिएबल कैसे मान लूं यार, और जो चीज कांस्टेंट है उसकी वजह से चेंज आएगा नहीं। देख अब सवाल सॉल्व कर, क्योंकि पक्की बात है मजदूरी से तो नीट निकलेगा नहीं। देख इधर, देख इधर, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 19%। तो काइनेटिक एनर्जी 81% हो गया। जो भी इनिशियल वैल्यू होती है वो 100% होती है, चाहे तो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी इनिशियल वैल्यू होगी वो 100% होगी। अब 100% में से 19% डिक्रीज कर दिया तो 81% बचा। अब परसेंटेज हटाओगे तो इसको लिख सकते हो आप 81/100। तो ये बचा तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम होता है रूट के ही, मोमेंटम होता है रूट के ही, है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इतना टाइम्स हो जाएगा तो मोमेंटम कितना टाइम्स हो जाएगा सर, रूट अंडर 81/100, तो 9/10। परसेंटेज में देखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90% हो गया सर, देन डिक्रीजेस बाय 10%। ये है सॉल्यूशन साहब, ये है सॉल्यूशन। मैं तुम्हें क्या कह रहा, फिर से एक बार और कोशिश करके समझा देता हूं। 10% डिक्रीज होगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी को 19% कम किया,
19% कम किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट हो जाएगी? 81% हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 81% बचेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितना फ्रैक्शन कम हो गया काइनेटिक एनर्जी का, तो परसेंटेज हटा दो तो फ्रैक्शन पता चल जाएगा, 81/100। अगर काइनेटिक एनर्जी इतना फ्रैक्शन हो गया है और मोमेंटम होता है रूट के ही, तो मोमेंटम कितना फ्रैक्शन हो गया? तो रूट के ही की वैल्यू ये रही 81/100। सर 9/10 टाइम्स हो जाएगा। परसेंटेज देखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर, 0 से 0 कैंसिल करिए, 90% होगा, मतलब डिक्रीजेस बाई 10%। अगर बचा 90% है तो 10% से डिक्रीज हो गया। बस ये समझाना चाह रहा मैं, बस ये समझाना चाह रहा मैं। अब ये देख, ये 2 लाइन का सॉल्यूशन देख, और तू ये देख, ये देख, किताबों में तुम्हें इससे ही भयंकर लिखा हुआ मिलेगा। ये देख, तूने यही सीखा होगा। अब बता दोनों में कितने का फर्क है? अब बता दोनों में कितने का फर्क है? अब बता दोनों में कितने का फर्क है? कहां गया? ये रहा सॉल्यूशन। ये रहा सॉल्यूशन, लेना, ये रहा सॉल्यूशन। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी जितना चेंज हुआ फ्रैक्शन निकालो और कर सवाल। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस बाई कितना बढ़ाओ? 69%। Then find percentage change in momentum. Then find percentage change in momentum. कल बता, चल बता फटाफट। If kinetic energy increases by 69%, then find percentage change in momentum. बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार। यस, इसको कहते हैं रफ्तार, इसको कहते हैं रफ्तार, इसको कहते हैं रफ्तार। साहब देखो कहां है सवाल? सवाल सर ये है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 69%, मतलब 169% हो जाएगा। अब मुझे देखना है कि कितना फ्रैक्शन में चेंज हुआ, तो परसेंटेज हटा दे, तो 169/100। हम जानते हैं P बराबर रूट के ही होता है, P बराबर रूट के ही होता है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां रख दे, मोमेंटम का फ्रैक्शन पता चल जाएगा। 169/100 मतलब 13/10। परसेंटेज देखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर, 0 से 0 कैंसिल होगा, 130%। 130% मतलब इंक्रीजेस बाय 30%। बता कितने लोगों को यह जोरदार समझ आया? साहब ऐसे सवाल ना लोग सॉल्व करते हैं, मैं देख के बता दूंगा आंसर। अब तू बताएगा बिना कैलकुलेशन के, तू बता सकता है? अच्छा 69% बढ़ा है, इंक्रीजेस बाय 69%, मतलब 169/100 ये फ्रैक्शन चेंज हुआ, तो रूट इतना मतलब 13/10 मतलब 130। 130 मतलब 30। अब बोल और कर। इफ मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय momentum is increases by 50%, then find percentage change in kinetic energy. Change in kinetic energy. बताओ, if momentum is increases by 50%, then find percentage change in kinetic energy. है ना सवाल। मोमेंटम इज इंक्रीजेस बाय 50%, मतलब फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 150%। परसेंट 1000 तो 100 से डिवाइड कर, 0 से 0 कैंसिल होगा, 15/10 मतलब ये हो जाएगा आपका 1.5। 3/2 आएगा, ये सिंपल से 5 से कैंसिल करते 3/2। काइनेटिक एनर्जी होता है P स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई 100 कर दे। परसेंटेज में देखना है ना, 9/4 आया, हमें परसेंटेज में देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें। तुम्हारे लिए ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 मल्टीप्लाई 9 तो 225 मतलब 125 आंसर। 125% इंक्रीज होगा क्योंकि 225 आएगा। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी 225% हो गया है, तो इंक्रीज कितना हुआ है? 125% इज योर करेक्ट आंसर। यस
हाँ 225 आएगा, बिल्कुल सही है। तो इंक्रीज कितना हुआ? 125%। ले ये सॉल्यूशन है, ले ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ले। अब ये भी सॉल्यूशन तुम्हें समझाने के लिए किया है। अगर मुझे करना हो तो 50% बड़ा मतलब 150%। फ्रैक्शन देखेंगे, है ना, कितना मल्टीपल में आया। तो ये हो गया 15/10 मतलब 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4, 9/4 2.25, 2.25 को 100 से मल्टीप्लाई करें 225 मतलब 125% बढ़ गया, मतलब 125% बढ़ गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? यस आया। नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? तो साहब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे पूछ रहा हूं कि बता रहा हूं? पूछ रहा हूं कि बता रहा हूं? बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बता रहा हूं? एक ही बात है सर, एक ही बात है सर। कैसे? कैसे? तुम्हें बता भी रहा हूं और पूछ भी रहा हूं, कैसे? थ्योरम हटा दे, वर्क एनर्जी थ्योरम में से थ्योरम हटा दे, वर्क बराबर एनर्जी, यही तो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम साहब। वर्क बराबर चेंज इन एनर्जी, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चे ना से बोला जाए कि बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, उनसे पूछा जाए बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो कहता सर वर्क एनर्जी थ्योरम अभी याद नहीं आ रहा सर। होता है, याद नहीं आ रहा सर। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम जो लिखा है उसी में आंसर है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ऑल द फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स? क्या इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों का वर्क हम जोड़ सकते हैं? क्या कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम आगे पढ़ेंगे, क्या दोनों का वर्क डन हम जोड़ सकते हैं? क्या टेंशन फोर्स ले सकते हैं? क्या स्यूडो फोर्स ले सकते हैं? इसमें कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा बताइए? क्या स्यूडो फोर्स भी आ जाएगा? क्या फ्रिक्शन वाला भी फोर्स आ जाएगा? क्या सेंट्रीपिटल हो सकता है? क्या सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? कुछ भी, कुछ भी। इसमें कौन सा नहीं आएगा बताओ? कौन सा नहीं आएगा बताओ? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो तुमने अमिताभ बच्चन की डायलॉग सुनी है, नो मीन्स नो और ऑल मीन्स ऑल। नो मीन्स नो एंड ऑल मीन्स ऑल। मतलब सारे सही है, चाहे वो इंटरनल वर्क फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स हो। कौन हो या एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो या एक्सटर्नल फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, टेंशन फोर्स हो या स्यूडो फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, सबका वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ऑल ये दिस वन इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। ये कभी भी इनवैलिड नहीं हो सकता। ये सारे थ्योरम का बाप है, बाप। ये फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र है, ये कहीं भी लगा सकते हो अगर लग रहा है तो। कोई भी ऐसा इंटरनल कह रहा है बच्चा कि सर इंटरनल, अरे रामलाल मुझे पता था तू यही कहेगा। तुम्हें जितने भी फोर्स का नाम याद आ रहा है ना सब जोड़ दे। ऑल मीन्स ऑल हमेशा वैलिड होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप यहां से लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्स। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल मतलब ऑल, चाहे इंटरनल लिख या एक्सटर्नल लिख, कंजर्वेटिव लिख या नॉन कंजर्वेटिव लिख, हमेशा सही है। याद रखना, बाप ऑफ ऑल लॉ, बाप ऑफ ऑल लॉ। समझ में आया कि नहीं है? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सर ऐसे लिख सकते हैं, हाफ है वी एफ का होल स्क्वायर माइनस वी आई का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सर अगर ध्यान से देखा जाए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल के डायरेक्टली वर्क भी निकाला जा सकता है। हाँ, एक वर्क का फॉर्मूला तो हमने ये भी पढ़ा था सर, एफ डॉट एस लिखो या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस कर दो। सर ये भी तो वर्क है, हाँ ये वर्क है। लेकिन कई बार आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे जब आप डायरेक्टली एफ डॉट एस ना निकाल पा रहे हो, या उसमें ऐसा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक गिवन नहीं हो, या आपको पता नहीं हो, कोई एक पता नहीं हो, आपको डिफिकल्टी आ रही हो, क्या आ रही हो? आपको डिफिकल्टी आ रही हो निकालने में, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कई बार आपको वर्क निकालने में दिक्कत आएगा, जब दिक्कत आएगा वर्क निकालने में, चलो फोर्स दिया ही नहीं हो, वर्क पूछ रहा है, कई बार ऐसे सवाल होते हैं,
कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि फोर्स दिया ही नहीं, वर्क पूछ रहा है, सर ये तो गजब कर रहा है। फोर्स दिया ही नहीं, वर्क पूछ रहा है, सर ये तो गजब कर रहा है। हां भाई गजब कर रहा है। फोर्स दिया ही नहीं, वर्क पूछ रहा है, गजब कर रहा है, गजब कर रहा है। देख, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स अ 2 kg बॉडी का मास है 2 kg, मूव सच दैट इट्स पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 3 दिया हुआ है, वेर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, देन वर्क डन बाई फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड इज। तब एक बात बता, ना तो तुम्हें फोर्स दिया, ना ही तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया, ना तो तुम्हें फोर्स दिया, ना ही तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया, और वर्क पूछ रहा। सर मजाक कर रहा, ना तो तुम्हें फोर्स दिया, ना ही डिस्प्लेसमेंट दिया, तुमसे वर्क पूछ रहा, ये मजाक कर रहा, कैसे निकालोगे? तो रामलाल टाइप बच्चे कहते हैं सर 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 हम एक काम करते हैं ना, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सर वेलोसिटी मिल जाई, तो वेलोसिटी का होई 2t/3 होई, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन dv/dv होता है, तो ये हो जाएगा 2/3, एक्सीलरेशन मिल जाएगा तो सर फोर्स मिल जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, सर फोर्स मिल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये पोजीशन पता है, फाइनल माइनस इनिशियल करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर हम ऐसे करेंगे, तू एकदम गधा है, तू ऐसे क्यों करेगा? क्योंकि सर हमने ये पढ़ा है इसलिए हम ये कर लेंगे सर हम कर लेंगे सर। एकदम गलत है, महाखंड मजदूरी है। आप भी गलत रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन आपको गलत रास्ते से बचना है, आपको गलत रास्ते से बचना है। वर्क का एक नया सुंदर बढ़िया एकदम हॉट सा फॉर्मूला मिला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m vf का होल स्क्वायर माइनस vi का होल स्क्वायर। बेटा यहां पे x पता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिलेगा वेलोसिटी बताओ? अभी तुमने निकाला था 2t/3, ये वेलोसिटी मिल जाएगा। हाँ सर ये तो वेलोसिटी होगा 2t/3, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहां भी आया था। अब तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे निकाल लो, ये होगा 0, और फाइनल वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पे निकाल लो, क्योंकि ये कह रहा फर्स्ट 2 सेकेंड, तो इनिशियल 0 और 2 रखोगे तो यह आ जाएगा आपका 4/3। अब यहां पे फॉर्मूला पुट करो, हाफ मास की वैल्यू 2, फाइनल वेलोसिटी आपका 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का होल स्क्वायर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 2 से 2 कटेगा, यह आ जाएगा आपका 16/9 जूल इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अरे वाह सर, वाह वाह वाह, ये तो अच्छा लगा देख के। क्या तुम्हें भी अच्छा लगा? क्या तुम्हें भी अच्छा लगा? हॉट फॉर्मूला। अब सुनो, अब ये बकलोली वाले सवाल मत करना, एकदम ही दिमाग से पैदल। बच्चे कहते हैं सर हमको ना एक चीज समझ नहीं आया। क्या? तो सर हमको एक चीज समझ नहीं आया, तो बोलना क्या? नहीं नहीं सर हमको एक चीज समझ नहीं आया, सब ठीक है लेकिन एक चीज समझ नहीं आया। सर 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 जब हमारे पास हाई फॉर्मूला था ही वर्क का, तो ये क्या यूज है इसका? ये क्या यूज है सर? व्हेन वी विल यूज दिस, when we will use this is the biggest problem of my life. When we will use this, when sir, when we will use this, when sir, when अरे when इधर देख, यहां पे जब तुम्हें ना तो फोर्स दिया ना ही डिस्प्लेसमेंट दिया, दिक्कत आ रही निकालने में, यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकाल दे सकता है, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स ऑल। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट्स ऑल। चल यहां पे एक सवाल देख, थ्योरेटिकल चीज अभी नहीं समझाऊंगा मैं, ये सवाल देख। पार्टिकल ऑफ मास 2 kg travels along a straight line with velocity this, where a is a constant, then work done by the net force during the displacement of the particle from x is equal to 0 से x is equal to 4। सर इसमें ना देखो सर, देख लो ना सर, देखो ना डिस्प्लेसमेंट दिया है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 4 - 0 = 4। सर किसी तरीके से फोर्स निकाल दो ना, फिर हम वर्क निकाल लेंगे सर फोर्स निकाल दो ना। अबे फोर्स नहीं दिया तो इस फॉर्मूले के पीछे क्यों पड़ रहा है? अकेला यही फॉर्मूला है क्या इस फिजिक्स में? वेलोसिटी दिया है,
तो सर क्या, तो देख इधर वर्क का एक और फॉर्मूला तुम्हें आज मिला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। हाफ m की वैल्यू बोल 2 kg सर, फाइनल वेलोसिटी बोल a, यहां से फाइनल वेलोसिटी कब निकालेगा, जब x को 4 रखेगा, तो a√4 और इनिशियल जब x को 0 रखेगा, यहां पे x 0 मतलब ये 0, ये वेलोसिटी है बेटा, इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें, 2 से 2 कटेगा, ये आ गया 4a स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर। बता व्हेन वी विल यूज दिस, बोल व्हेन वी विल यूज दिस, व्हेन सर व्हेन वी विल यूज दिस, व्हेन सर व्हेन। अब थोड़ा सा समय कम है, तुरंत मेरी क्लास है, लेकिन उससे पहले एक जोरदार चीज सिखा के जाऊंगा। क्या ये सवाल आपने किया हुआ है सॉल्व पहले? हाँ सर, ये सवाल हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। सर ये तो एनएलएम में आपने कराया था सर, हमको नहीं समझ आया था, आपने बोला था कि आधा रफ है और आधा स्मूथ है। ये एस और इसको भी मैं एस मान लेता हूं। चलो यहां से बॉल को हमने किया रिलीज्ड, और बॉल चलते 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 यहां आके रुक गया। कितने लोगों को यह सवाल याद आ गया? क्योंकि सवाल मैंने ये कराया था। जस्ट 10 मिनट बाद मेरी क्लास है, जस्ट 10 मिनट बाद मेरी दूसरी क्लास है ना, उसमें सारा सेटअप भी करना है। तो फटाफट ये देखिए, क्या ये आपने सवाल सॉल्व किया हुआ है? क्या मैंने ये सवाल सॉल्व किया हुआ है? हाँ, अपर हाफ ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, अरे दादा थीटा है, ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ इज रफ। अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, यहां पे रेस्ट में था, तो सर वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 0। एंड प्लेन अगेन कम्स टू एट रेट एट द बॉटम पे फिर से रेस्ट में आ गया। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लोअर हाफ मतलब इस आधा और ऊपर वाले के बीच में क्या होगा? किया था, चल किया था। अब सुन मेरी बात, कैसे किया था? गोली मार उसको, यूज कर वर्क एनर्जी थ्योरम, यूज कर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल, और सबका वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ढंग से देखेगा तो इनिशियल स्पीड 0 और फाइनली भी रेस्ट में आ गया, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल का वर्क 0। अब ग्रेविटी का वर्क लिख ले, अगर ये एंगल थीटा है और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2s, तो यहां से आता ग्रेविटी का वर्क क्या होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो लिख mg इंटू 2s साइन थीटा, 2s साइन थीटा, mg इंटू 2s साइन थीटा। सर ये हमको नहीं आया समझ, गोली मार दूंगा, बहुत मारूंगा अगर नहीं आया समझ। देख यहां से यहां तक टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल क्या होगा? सर ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2s, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक देख, एक इधर वाला एक वर्टिकल वाला, तो ये देख 2s cos थीटा और ग्रेविटेशनल फोर्स mg। फ्रिक्शन फोर्स, तो इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है तू जानता है? हाँ कितना लगता है? म्यू mg cos थीटा, सब 0 है, ये माइनस होगा, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। म्यू mg cos थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट s हो गया, s रख दे। mg से mg कैंसल, s से s कैंसल, तो म्यू बराबर आ जाएगा, cos थीटा को नीचे रखेगा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। दिस इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल का सॉल्यूशन समझ आया? नहीं भी आया होगा बेटा, बस 5-7 मिनट बाद मेरी क्लास है दूसरी, है ना, अगले लेक्चर मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये सवाल तुम खुद भी करोगे तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन का वर्क मैं समझा दूंगा। वैसे देखो, असल में ग्रेविटेशन का वर्क जब हमने लिखा है ना, तो हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो इसी सरफेस के पैरेलल रहेगा, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट नेट लेंगे आप s आधा सरफेस का, और फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। क्या आपको समझ आया तो एक बार बोल दीजिए एकदम ही गर्दा सर। क्या जोरदार समझ आया तो बोल दीजिए गर्दा, नहीं तो अगली क्लास में तो हम करेंगे ही। और आ गया समझ? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।